नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ मैं जेपी शर्मा। लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान हो, इसकी ना तो संभावना है, ना ही ये हमारे आपके या देश के हित में है। कल प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि लॉकडाउन में कुछ ज़रूरी शिथिलता दी जा सकती हैं, लेकिन ये तय है कि आम आदमी को अभी घर में ही रहकर खुद को और देश को कोरोना से बचाना है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना और देशवासियों के बीच लॉकडाउन की दीवार ही वो चीज़ रही है जिसने हिंदुस्तान में कोरोना को कम्युनिटी संक्रमण में जाने से फिलहाल रोक रखा है। अब जब तक या तो कोरोना के नए केसेस रिपोर्ट होना बंद हों या हर्ड इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है वो डेवलप हो जाए, तब तक लॉकडाउन में शिथिलता आत्मघाती होगी। ये सही बात है कि लोगों की श्रम शक्ति ज़ाया हो रही है, काम धंधे प्रभावित हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था को भारी झटका लग रहा है, लेकिन देश की सरकार भी और प्रदेश की सरकार का भी स्पष्ट रुख है कि जान है तो जहान है। लॉकडाउन 2.0 से जुड़े इन तमाम पहलुओं पर आज प्राइम डिबेट में हम बात करेंगे, इन सवालों के हवाले से कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन 2 क्या ज़रूरी है। कितने दिन का लॉकडाउन तोड़ देगा कोरोना की कमर। और कंप्लीट लॉकडाउन या कुछ सेवाओं में शिथिलता भी जरूरी है। आज प्राइम डिबेट में हमारे साथ डॉक्टर M.K. गुप्ता हैं। आप पल्मोलॉजिस्ट हैं, श्वास रोग और एलर्जी रोगों के विशेषज्ञ हैं। असीम शर्मा है, समाजसेवी भी हैं, व्यवसाय भी हैं। और हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह राघव हैं, आप 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। चिकित्सा समुदाय की, उद्योग जगत की और समाज के आम आदमी की नज़रें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब आगे क्या। 14 तारीख तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। 14 तारीख तक लॉकडाउन सक्सेसफुली कहा जा सकता है कि कंप्लीट होने जा रहा है कल। लोगों ने स्वेच्छा से ये मानकर कि ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, ये हमारी पीढ़ी के लिए ज़रूरी है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़रूरी है, अपने आप को घरों में कैद रखा है, घरों में बंद रखा है, घरों में स्वेच्छा से आदमी रुका हुआ है। अब आगे क्या, कोरोना से जो लड़ाई है उसमें, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे और इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं अलग अलग सेक्टर्स पे, जो इसका असर है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर M.K. गुप्ता, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। 2-3 तरह के विचार एक्सपर्ट्स के इस बारे में सुनाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये कही जा रही है कि 14 तारीख तक का जो लॉकडाउन था वो बेहद ज़रूरी था, उसमें तो कहीं किसी तरह की कोताही बरती ही नहीं जानी चाहिए थी। सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया और लोगों ने इसका पालन किया, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं। अब आगे जो अगला चरण आने वाला है उसमें उसी तरह से लोगों का घर में बंद रहना, एक दूसरे से ना मिलना, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखना, ये कितना ज़रूरी है। देखिए, अभी हम जो कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, अभी हमने जो लॉकडाउन जो हमारा रहा है ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसी संदर्भ में कह सकते हैं कि हमारी जो गति है बढ़ने की इन्फेक्शन की वो काफ़ी कम है। बहुत ज़्यादा लोगों को हम इन्फेक्टेड नहीं हो पाए हैं और ये इसका कारण है कि हमने इसको अच्छी तरह से पालना की है। लेकिन अब समस्या ये है कि अभी क्या हम पूरी तरह से इससे फ्री हो चुके हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी जो था इन्फेक्शन है वो अभी बढ़ने की कगार पे रहेगा। अभी हम लोगों से दूर रहे हैं, दूर रहने की वजह से हमने इसको एक जो पीक आता है हमारा इस इन्फेक्शन का, वो उस पीक को रोक दिया गया है। लेकिन अगर हमने बहुत ही ज़्यादा शिथिलता अगर पूरी तरह से छूट दे दी तो वापस से हम, क्योंकि कम्युनिटी में अभी भी इन्फेक्शन है, तो वो आपस में जब लोग मिलेंगे तो एकदम वापस पीक आ सकता है। इसलिए हमें एक साथ इस लॉकडाउन की छूट नहीं देनी चाहिए। मतलब एक मिनट आपको बीच में रोक, इसका मतलब यह है कि उस पीक को हमने रोक दिया था, उसको हमने मतलब टाल दिया था एक तरह से, लेकिन वो आना तय है। अगर वापस लोगों का मिलना जुलना एक दूसरे से जारी रहता है, पहले की तरह रूटीन लाइफ अगर लोग जीते हैं, तो यही मतलब है। बिल्कुल। अगर हम, क्योंकि अभी भी संक्रमण के आपने देखा है पॉजिटिव केस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर ये पॉजिटिव केस एकदम फ्री हो जाएंगे या आपस में कम्युनिकेशन होगा तो ये एक के बाद एक दूसरे को करेगा इन्फेक्शन, और हमारा जो इंसिडेंस है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, जो कि हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को झेलना, यानी हमारे पास इतने पर्याप्त नहीं है कि हम उन सबको ट्रीट कर पाएं या उन सबको संभाल पाएं, और एक तरह की अव्यवस्था हमारे अंदर आ जाएगी। तो इसलिए अभी हमको पूरी तरह लॉकडाउन को खोलना नहीं चाहिए, अदरवाइज ये स्थिति वापस डेवलप हो सकती है। जो हमने इस पीक को जो बढ़ाया है, एक्सटेंड किया है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा।
हाँ हाँ। तो अच्छा डॉक्टर एम के गुप्ता, मुझे ये समझाइए कि ये पीक को टाला गया, अब जो लॉकडाउन अगर हम फिर इसको कंटिन्यू करते हैं तो भी इसको टाला ही जाएगा, या कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां आकर हम ये आश्वस्त हो सकते हैं कि अब हम उस खतरे से बाहर आ गए हैं, अब कम से कम कम्युनिटी स्प्रेड का, या जिसको बार बार कहते हैं कि ब्लास्ट की कंडीशन है, उसको हमने, उससे हम आगे बढ़ गए हैं? देखिए, किसी भी इम्यूनिटी जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है उसको हम अगर रोकना चाहते हैं, उसके लिए जो है वो है हार्ड इम्यूनिटी, जिसकी मैं अभी आप बात कर रहे थे। हार्ड इम्यूनिटी है कम्युनिटी प्रोटेक्शन। यही एक इन्फेक्शियस डिजीज़ की सबसे बेस्ट जो होती है दवा, वो यही होती है। अब ये हार्ड इम्यूनिटी होती क्या है? हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि हमारी बॉडी खुद उस वायरस के प्रति एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। अच्छा। तो इस एंटीबॉडी को तैयार करने के लिए कम से कम 40% लोगों में वो एंटीबॉडी होनी चाहिए। जब तक वो 40% लोगों में एंटीबॉडी नहीं बनती है तब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है एक कम्युनिटी में। हाँ। अब ये हार्ड इम्यूनिटी डेवलप किस तरह से होती है? ये दो तरीके से हम इसको करते हैं। एक तो होता है वैक्सीनेशन, जो इसका सबसे बेस्ट तरीका है वैक्सीनेशन। कोई भी बीमारी हो, चाहे हमारे मीजल्स आया, स्मॉल पॉक्स आया, जो भी बीमारी आई, उन सबकी जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो वैक्सीन के द्वारा हुई है। वैक्सीन एक सबसे सेफ तरीका होता है और उसको हम एक मास स्केल पे कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट एक इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वैक्सीन हो तो करें वो। हाँ, लेकिन इस कोरोना वायरस के साथ दिक्कत यह है कि अभी इसका वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ और अभी पता नहीं कब तक, साल, 1.5 साल, 2 साल, कितना समय लगेगा इसके वैक्सीन को डेवलप होने के लिए। हाँ। दूसरा होता है नेचुरल इन्फेक्शन, यानी कि हर आदमी में वो इन्फेक्शन इस तरह स्टेज पे आ जाए और अपनी एंटीबॉडी डेवलप करता जाए। हाँ, लेकिन वो खतरा है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होगा तो हमें ये पता नहीं कि वो व्यक्ति एंटीबॉडी बनाएगा कि वो सीरियस होके या डेथ भी हो सकती है। तो वो हमें अभी जज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इसकी जो सीवियरिटी है वो काफी हाई है। तो ये दो ही तरीके हैं जिससे हम हार्ड इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं। तो अभी इन दोनों के, इसलिए कोरोना वायरस से हम डरे हुए हैं कि दोनों ही चीज हमारे हाथ में नहीं है। ठीक बात है। इसका मतलब पहली बात ये हुई कि ना तो वैक्सीन का कोई भरोसा नहीं है, वो बनेगी नहीं बनेगी, कब तक बनेगी, कितना वक्त लगेगा उसमें। और हार्ड इम्यूनिटी जिसको आप कह रहे हैं, पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना का जो अभी तक का बिहेव है, उसका जो बिहेवियर है, उससे पता नहीं वो बार बार अपना बिहेवियर चेंज करता है, और अगर वो जैसा है वैसा भी रहे तो भी उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाकर हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जा सकती है। सोसाइटी के लेवल पर बहुत बड़ी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए शायद ना देश तैयार होगा, ना लोग तैयार होंगे, ना होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में फिर ये समझ में आता है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना फिलहाल इस खतरे को तब तक टाले जाने जैसा, या इसको धीरे धीरे करके कम करते जाने का एक रास्ता है, ताकि ये कह सकते हैं आपकी लोग बचे रहें, और अगर जिंदा रहेंगे तो बाकी सब चीजें धीरे धीरे पटरी पर आ ही जाएंगी। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता, यही है मतलब? बिल्कुल यही है कि अगर इसको हम धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे हमारी इम्यूनिटी थोड़ा डेवलप होता जाएगा। एक कम्युनिटी में एक वाइड स्प्रेड नहीं होगा उस बीमारी का, बहुत हाई स्टेज उस पर इंसिडेंस उसका नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के बहुत सारे सवाल बार बार आ रहे थे, सोशल मीडिया पर भी आ रहे थे। हमारी पिछली जो डिबेट्स थी उस पर जो हमने सोशल मीडिया पे उसको डाला, उसमें बहुत लोगों के कमेंट आए कि हर्ड इम्यूनिटी आखिर होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी को लेकर हमको ये आश्वस्त नहीं होना चाहिए, इसका मैं एक बार फिर से स्पष्ट कर रहा हूँ इस बात को, कि अगर लॉकडाउन खुल गया, लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, तो धीरे धीरे अपने आप इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और कोरोना का खतरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अमेरिका, इटली और वुहान में इसका उदाहरण देखने को मिल चुका होता। क्यों एम के गुप्ता जी? बिल्कुल, हार्ड इम्यूनिटी का मतलब है कम्युनिटी प्रोटेक्शन। कम्युनिटी प्रोटेक्शन यानी कि ओवरऑल कम्युनिटी में वो प्रोटेक्ट हो चुके हैं उस बीमारी के प्रति। वो कब होगा? जब उस पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बन चुकी होगी। वो एंटीबॉडी हमें दो चीज से बन सकती है, तो वैक्सीन से, या हमारा उसके साथ इन्फेक्शन हुआ हो, या हम उसके कॉन्टेक्ट में आए हो तो हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी डेवलप की हो। तो अभी दोनों ही चीजें इस कोरोना वायरस के साथ संभव नहीं हो पा रही, क्योंकि वैक्सीन का भी बताया कि वो पता नहीं कब तक तैयार होगी, और इन्फेक्शन अभी बहुत ज्यादा रेट में अभी लोगों में नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में टाइम लगेगा। क्योंकि मिनिमम 40% लोगों में जब तक वो एंटीबॉडी नहीं बनती है, जब तक हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। और पूरी बीमारी खत्म होने के लिए कम से कम 80% लोगों में वो एंटीबॉडी होनी चाहिए। ठीक बात है। असीम शर्मा जी, ये हार्ड इम्यूनिटी के पीछे तो देश भाग नहीं सकता कि हम बाहर निकलेंगे, हम इन्फेक्ट हो जाएंगे और भगवान ने बचा लिया तो ठीक है, हमारे अंदर इम्यूनिटी आ जाएगी, और नहीं बच पाए तो कोई बात नहीं, कुर्बानी दे देंगे कोरोना के नाम पे। ऐसा तो है नहीं। लोगों ने अपने आप को बाखुशी अपने घरों में रखा है, इस उम्मीद के साथ कि हम भले ही अभी तकलीफ पालेंगे, लेकिन हमारा आने वाला कल तो कम से कम सुरक्षित रहेगा आज की तकलीफ के बिना पर। ये जो पिछले दिनों का जो लॉकडाउन है, और अब ये संभावना जताई जा रही है कि लोगों के भले के लिए, देश के भले के लिए इस लॉकडाउन को और लंबा आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर लोगों में किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखते हैं? भारतवर्ष ने एक पूरे विश्व के सामने, जो 130 करोड़ हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उन्होंने एक मिसाल पेश की है और एक परिपक्वता का उदाहरण पेश किया है, जिसमें कि पूरे विश्व को ये बताया है उन्होंने
बिल्कुल सही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और सेल्फ आइसोलेशन के माध्यम से ही पूरे विश्व में इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है। तो भारतीय समाज ने इसका बहुत ही अच्छा और परिपक्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि शुरू के लॉकडाउन जब हुआ था उसके शुरू के 5-7 दिन थोड़ा सा लोगों को लगा था कि भाई ये क्या हो गया अचानक, क्योंकि अपने अपने जीवन काल में आज जो भी लोग इस धरती पे हैं अभी मौजूद, उन्होंने अपने इस जीवन काल के अंदर कभी इस तरह का कोई लॉकडाउन फेस नहीं किया था। चाहे हमारे बुजुर्ग हो, चाहे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हो, जो भी इस धरती पे अभी मौजूद है, उसने किसने भी अपने जीवन काल ने कभी भी इस तरह का कोई उदाहरण नहीं देखा था कि जिसमें इस तरह से 21 दिन तक हमें हमारे घरों में रहना पड़ेगा। लेकिन भारतीय समाज ने, भारतीय नागरिकों ने एक इतना बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने, जो कि एक मिसाल बना है। अमेरिका, चीन, पूरे यूरोपियन कंट्रीज, सभी जगह इस लड़ाई से वो लोग डिफीट खा गए और आज वो परेशानी में फंसे हुए हैं। लेकिन भारतीय समाज आज भी लड़ रहा है और जीतने की कगार पे खड़ा है। इसलिए जो दूसरा लॉकडाउन है वो बहुत अति आवश्यक है और यहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया है, क्योंकि वो जान गए हैं इस चीज से। इसमें मैं मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका को देखता हूं, क्योंकि मीडिया ने, सारे मीडिया ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, सभी ने इस लड़ाई में लड़ने में एक एक चीज की जो अवेयरनेस करी है पूरे समाज में, उसको लोगों ने उस तरीके से लड़ा है और अब जीना उससे सीख लिया है। अब समाज आज की डेट में जो सेकेंड लॉकडाउन की जो स्थिति बनने जा रही है उसको लड़ने के लिए तैयार है। बाकी और जो चीजें हैं, इकोनॉमी है और चीजें हैं, वो सब चीजें अगर आदमी जिंदा रहेगा तो ही लागू होती हैं। अगर आदमी जिंदा ही नहीं रहेगा तो किसी और चीज की लड़ाई कौन लड़ेगा। सही बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है आपने असीम शर्मा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। 130 करोड़ लोगों का किसी मामले पर एक मत होना और एक तरह का व्यवहार करना, एक तरह से ये एक इतिहास रचा गया है कि लोग 3 हफ्ते से अपने घरों में हैं, स्वेच्छा से अपने घरों में हैं। छुटमुट घटनाएं होती हैं तो थोड़ा बहुत इस तरह का कभी कभार देखने को मिलता है, वो अलग बात है, लेकिन लोग अपने घरों में हैं और इस बात को समझकर अपने घरों में हैं कि इस बीमारी की क्या गंभीरता है और ये हमें किस तरफ ले जा सकती है। इकोनॉमी की बात आपने इसके साथ कही। धीरेन्द्र राघव, यहाँ तक तो बात ठीक है, आदमी अपने आप को बचाने के लिए घर में है, लेकिन एक स्थिति आती है तब कि भूख से मरेंगे, उससे अच्छा है कोरोना से मर जाएं। क्या पता कोरोना से तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन भूख से तो मरेंगे ही मरेंगे। इस बात का हवाला दिया जाता है कि आखिरकार लोगों को घर से बाहर निकलना तो पड़ेगा ही। इसीलिए सरकार भी इस बात को समझ रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। वो जानती है इस बात को कि आदमी को खाने के लिए उसको भोजन चाहिए, उसको दवाइयाँ चाहिए, इसलिए इन चीज़ों की व्यवस्था की भी गई है। कहीं से शिकायतें आती हैं, अलग बात है, लेकिन अब इससे जब आगे का फेज़ हम देखते हैं कि अगर लॉकडाउन लंबा चलता है, महीना भर 2 महीना अगर चलता है, अलग अलग स्वरूप में चलता है, अलग अलग तरह से अगर इसको मॉडिफाई करके भी लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड किया जाता है, तो भी इस बात की ज़रूरत पड़ेगी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जो आजीविका के लिए ज़रूरी हैं, बहुत लोगों की आजीविका के लिए ज़रूरी हैं, उनको खोला जाए। उस दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए जेपी शर्मा जी, बीमारी की गंभीरता को देखते हुए आज सभी लोगों ने प्रधानमंत्री जी का सहयोग किया और देश में एकजुटता दिखा के, और जो क्वारंटाइन और कोरोना से जो उभरने के लिए सबने जो डिसिप्लिन दिखाया वो तारीफ़ काबिल है। लेकिन सरकार की अपनी एक लिमिटेशन है कोई भी सामग्री को पूरा करने की, चाहे वो 21 दिन का हो जाए चाहे 30 दिन का हो जाए, कि सरकार की अपनी एक व्यवस्था है कितने दिन तक सरकार, जब तक कोई प्रोडक्शन चालू नहीं होगा तो सरकार कितने दिन तक उस चीज़ की आपूर्ति कर सकती है। तो मेरा ये सरकार को, मेरे व्यापारिक संगठन की तरफ से और सभी व्यापारियों की तरफ से सरकार को सुझाव है कि जरूरी उद्योग धंधे चालू कराए जाए। जैसे क्या जरूरी? जैसे प्रोडक्शन यूनिटें चालू कराई जाए, खाने पीने की, दवाइयों की यूनिटें चालू कराई जाए। दवाइयों में तो चल रही है धीरेन्द्र जी, चल रही है, लेकिन अभी वो पूर्णतः नहीं चल रही। जैसे अपने वीकेआई में भी 2-3 यूनिटें हैं वो बंद पड़ी हैं। अच्छा। और कई यूनिटें ऐसी है जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग करने के लिए जुड़ी हुई हैं। स्पेशली ये नहीं कि दवाई की यूनिटें चालू हो या डेयरी चालू हो या ऐसा कुछ, सभी यूनिटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक बात। तो उसमें एक फायदा ये और है कि जो लेबर को जाने नहीं दिया था, आज वो लेबर फैक्ट्री के आसपास ही अपना जीवन यापन कर रही है, या कहीं पे भी जो सरकार ने जो सेंटर बना रखे हैं उन पे अपना जीवन यापन कर रही है। उससे 2 नुकसान हो रहे हैं। एक तो सरकार को एक समस्या है कि उन लोगों को कितने दिन कैसे रखा जाए। दूसरा, व्यापारियों को एक समस्या है कि उनको सरकार ने आदेश दे दिए कि उनको वो मेहनताना दिया जाए। नैतिकता भी है। नैतिकता कब तक चलेगी? व्यापारियों की अपनी एक समस्या है। सही है।
तो सरकार को ये करना चाहिए कि सरकार को अपनी एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि ये उद्योग धंधे, ये परिवहन व्यवस्था, ये गुड्स कैरियर की व्यवस्था चालू करनी चाहिए, उसकी एक गाइडलाइन चालू करनी चाहिए। उसके लिए हर एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक नोडल अधिकारी तैनात करना चाहिए कि वो ये देखे कि ये चीजें फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। और इस तरह सरकार को व्यापारी वर्गों के अध्यक्षों से, फेडरेशनों से बात करके यह कोई व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, असीम शर्मा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे इस पर? जेपी शर्मा जी, इसमें यह है कि सरकार को जो इनफॉर्मल सेक्टर है हमारा जी, जो कि मेनली दिहाड़ी के जो मजदूर होते हैं या निम्न तबके के जो लोग होते हैं, उन लोगों को जब तक सरकार एड्रेस नहीं करेगी फाइनेंशियली, तब तक हमारा भारतवर्ष की इकोनॉमी और भी ज्यादा पिछड़ती चली जाएगी। कोई भी उद्योग धंधा बिना मजदूरों के नहीं चल सकता। वो मजदूर आते हैं सारे इनफॉर्मल सेक्टर में, और इनफॉर्मल सेक्टर ही आपकी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इस देश की उसको चलाता है। जैसे कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं जी, उनको सरकार को मिनिमम वेजेस सरकार की तरफ से ट्रांसफर करके इस विश्वास में लेना पड़ेगा कि वो अपने काम धंधों पे लौटे और आकर के वो काम करें और उनको उनका पैसा सरकार दे। अच्छा, जब सरकार उनको उनका पैसा देगी तब वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर पैसा रोटेट होगा, जिससे कि छोटे व्यापारियों के भी काम धंधे स्टार्ट होंगे। आज की डेट में दवाइयों की फैक्ट्रियां तो खुली हुई हैं, लेकिन उनकी प्रोडक्शन जो रेट है, मतलब जितनी क्वांटिटी वो बनाते थे, वो बिकॉज ऑफ लेबर सारी की सारी क्वांटिटी कम हो गई है, क्योंकि लेबर आधी से ज्यादा उनकी जा चुकी है। तो उस लेबर को रोकने के लिए सरकार को इनफॉर्मल सेक्टर पे विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा, और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, जो छोटे काम धंधे हैं, जो छोटे प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको भी वही चलाते हैं लेबर, क्योंकि जो भी यूनिट है उसको चलाने के लिए लेबर चाहिए ही चाहिए। तो उस लेबर को सरकार को एड्रेस करना पड़ेगा, और सरकार के पास बहुत फंड है, सरकार उन पे विश्वास करे और उनको वो फंड ट्रांसफर करे और उनको सरकार वापस काम पे लेकर के आए। ठीक, तभी जाकर के हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी रन करेगी। नहीं तो हम बहुत बड़े क्राइसिस के अंदर इस लॉकडाउन के बाद जान तो बचा लेंगे, लेकिन आगे जीवन कैसे जिएंगे इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ठीक है, धीरेन्द्र सिंह, ये जो असीम शर्मा जी ने सुझाव दिया है, हालांकि जिस तरह से नरेगा बदनाम है इस बात को लेकर कि उसने मजदूरों को एक दूसरी दिशा में धकेल दिया है, वैसे ही अगर ये वेजेज अगर दिए जाए उनको घर बैठे हुए को, ताकि वापस मार्केट में पैसा रोटेट हो, पैसा घूमना शुरू हो, काम धंधे चलना शुरू हो, ये हो सकता है कारगर हो। असीम शर्मा का अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन व्यापारियों को अब आगे किस तरह, व्यापारियों को खुद को क्या रास्ता सूझता है कि वो कैसे अपनी जगह वापस बना पाएंगे? देखिए, मैं असीम शर्मा जी की बात से कुछ तरह सहमत हूँ। जैसे कि उनको मजदूरों को पूर्ण वेतन सरकार नहीं दे, कुछ व्यापारी संगठन भी इसलिए कि वो लोग काम करें। जैसे वो लोग आज इन सेंटरों में फालतू बैठे हुए हैं, सरकार अपनी एक गाइडलाइन जारी करे कि सर इस तरह की डिस्टेंसिंग मेंटेन करके और काम कराया जाए, मास्क पहनाए जाए, ग्लव्स पहनाए जाए और सैनिटाइज कराया जाए। जो भी गाइडलाइन सरकार की हो, वो एक इंडस्ट्रियल एरिया, मान लो कि एक विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, उस पर 2 नोडल अधिकारी तैनात कर दिए सरकार ने कि इन फैक्ट्रियों में जाके देखो कि इन लोगों ने गाइडलाइन का पालन किया है नहीं किया। तो उस तरह से अगर काम कराया जाए तो थोड़ा थोड़ा कुछ चालू हो सकता है। ठीक, डॉक्टर एम के गुप्ता, ये भी अगर किया जाता है, समझिए कि अगर इंडस्ट्रीज़ को वापस शुरू किया जाता है और बहुत एहतियात के साथ शुरू किया जाता है, तो भी वो मिनिमम सावधानी क्या बरती जानी चाहिए कि इतने दिन बाद जब नए रिपोर्ट्स आना बंद हो जाएं, या जब ये हो जाए, कम से कम ये चिन्हित हो जाए कि इस इलाके में तो कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं है, यहाँ मजदूर रहते हैं या बस्तियों में, या उनकी कोई प्राथमिक जांच हो जाए, हर बड़ी यूनिट, छोटी यूनिट जो भी हैं, क्या किया जाना चाहिए ताकि ये मन में ये आश्वस्त होने का भाव रहे कि कम से कम न्यूनतम एहतियात हमने बरती है? देखिए, कोरोना वायरस को लेके सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें हम पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन हमारा कैरियर है, कौन नहीं है, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी 14 डेज का होता है। सपोज करो कोई आज तो नेगेटिव है या आज उसको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन बाद वो पॉजिटिव हो जाए, तो वो अपने साथ के जितने भी लोग हैं, वो जिनके साथ कांटेक्ट में रहा है, वो सबको संभावना है उसको डेवलप होने की या उसको इन्फेक्शन होने की। तो इसलिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो ये है कि जिस मान लो हमने कोई शुरू भी किया और वहाँ पर अगर मजदूर या कोई आता है तो वो ऐसे इलाके से ना आए
जहाँ पे एक इन्फेक्शन का कोई भी पेशेंट रहा हो, हाँ। या उनके फैमिली में किसी को रहा हो, या जहाँ पे वो कम्युनिटी जिस कम्युनिटी से आया है उस कम्युनिटी में कभी रहा हो, ये चीज़ें डिसाइड करना एक बहुत ही हार्ड वर्क है, बहुत ही मुश्किल काम है। हाँ। क्योंकि हर आदमी को जरूरी नहीं है कि इतना ईमानदार और सच्चा वो सब कुछ बता दे, और हमारे पास इतने संसाधन नहीं होते कि उसके एक एक की हिस्ट्री को हम लिया जाए। हाँ। कई लोग अपने पैसे के लिए उसके लिए छुपा भी सकते हैं कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है, और वो एक आदमी पूरी की पूरी हमारी मेहनत को खराब भी कर सकता है। तो लेकिन ये 2-3 चीज़ें हमें विशेष रूप से अगर हम चालू भी करते हैं सेक्टर को, तो ये विशेष जो संस्था चलाने वाले की जिम्मेदारी हो, वहाँ पे ऐसे पूरी सुविधा हो कि उसका प्रॉपर चेकअप हो, कि वो किसी भी ऐसे कॉन्टैक्ट या ऐसे आदमी के साथ ना रहा हो जिसको पॉजिटिव हो, जिस कम्युनिटी में रह रहा हो उस कम्युनिटी में कोई ऐसा नहीं हो, यानी उस कम्युनिटी से आए जहाँ पे कोई इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि इसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है। 14 डेज के बाद सिम्टम आना शुरू होता है, तब तक आदमी कई लोगों को इन्फेक्शन कर चुका होता है। तो ये मिनिमम है। और एक सोशल डिस्टेंसिंग वहाँ भी मेंटेन रखे, अपना जो मास्क है अगर वो प्रॉपर रखे, और हेड हाइजीन जो हमने बार बार बता रहे हैं, सेंसिटाइजर ये बार बार यूज करे, सामान को टच करना है उससे पहले वो आपके हाथ धोए, ये तमाम चीज़ें तो हमेशा ही इनको ध्यान रखनी पड़ेगी और लंबे समय तक ध्यान रखनी है। चलिए ठीक है, इस पर नजरें रहेंगी। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार क्या फैसला लेती है आगे इस रणनीति को अमली जामा पहनाने में, हम सबको बचाने की कोशिश करने में। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।